क्या 2026 की नंदा राजजात नहीं होगी या 2026 की नंदा राजजात आखिरी राजजात होगी? क्योंकि नंदा राजजात का बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पड़ाव रूपकुंड खत्म हो रहा है। जी हाँ, वही रूपकुंड जिसके नर कंकालों की गुत्थी को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। और अब ऐसा लगता है कि रूपकुंड का ये रहस्य एक रहस्य ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्हें पढ़कर तो ये कंफर्म हो जाता है कि आने वाले कुछ समय में ये ऐतिहासिक रूपकुंड खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या कारण है इस रूपकुंड के सिकुड़ने का, और कैसे इस रूपकुंड का सिकुड़ना न सिर्फ हिमालय के लिए खतरा है बल्कि एशिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा नंदा राजजात के लिए भी एक खराब संकेत है। आज विश्लेषण के इस एपिसोड में हम रूपकुंड के ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं और तथ्यों में तो प्रकाश डालेंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि किन कारणों की वजह से ये झील तबाह हो रही है और कैसे ये उत्तराखंड के लिए एक खतरे का अलार्म है। तो आज बात रूपकुंड और उसके खत्म होती कहानी की। हिमालय टूट रहा है, हिमालय धंस रहा है, हिमालय मदद मांग रहा है। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लोगों ने हिमालय की उस पुकार को सुन लिया है जिसकी गुहार वो सदियों से लगा रहा था, और वो गुहार है हिमालय को बचाने की। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने ये गुहार सुनने में देर कर दी है, जिसकी कुछ झलकियां हमने इस मानसून हिमालयी राज्यों में तबाही के तौर पर देख ही ली हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, और ये डर सच होता तब दिखता है जब हम हिमालय में होते बदलाव को देखते हैं, जैसे कि रूपकुंड। ये वही कुंड है जिसे पूरी दुनिया द स्केलेटन लेक के नाम से जानती है, जहाँ सदियों पुराने नर कंकाल आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके यहाँ होने पर आज भी शोध चल रहे हैं। अब इस रूपकुंड के खत्म होने या सिकुड़ने के पीछे क्या फैक्ट्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले रूपकुंड के धार्मिक महत्व के बारे में जान लेते हैं। रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 5020 मीटर की हाइट में ग्लेशियरों के बीच बनी एक प्राकृतिक झील है, जिसकी खोज आधुनिक काल में साल 1942 में एच.के. मधवाल द्वारा की जाती है। लेकिन अगर बात करें धार्मिक मान्यताओं की, तो इसका इतिहास हमें सदियों पहले नंदा राजजात के एक अहम पड़ाव के तौर पर मिलता है। वैसे तो नंदा देवी राजजात की शुरुआत की कई कहानियां मिलती हैं, लेकिन जो कहानी रूपकुंड और यहाँ मिले नर कंकालों और राजजात को जोड़ती है कि 1150 ईसा पूर्व में रूपकुंड के करीब यश धवल, उसका परिवार और उसके सैनिक के मारे जाने की घटना हुई थी। कहा जाता है कि वो और उसका परिवार नंदा राजजात में ही शामिल होने के लिए पहुंचा था। हालांकि यात्रा के दौरान उन्होंने इस पवित्र धरती पर अपनी नर्तिकाओं से नृत्य करवाया और यश धवल की पत्नी ने यहाँ बच्चे को जन्म भी दिया, जिससे ये धरती अशुद्ध हो गई। माना जाता है कि इससे मां नंदा रुष्ट हो गई और एक बर्फीले तूफान की चपेट में आकर यश धवल और उनके साथ गए सभी लोग मारे गए थे। सालों से ये रूपकुंड मां नंदा देवी राजजात का एक अहम पड़ाव बना हुआ है। हर 12 साल में होने वाली इस यात्रा का उत्तराखंड के लोक में काफी बड़ा स्थान है, और रूपकुंड इस यात्रा में पड़ने वाला एक अहम पड़ाव है। ऐसे में अगर ये पड़ाव ही ना रहा तो नंदा राजजात के होने या ना होने पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस राजजात का होना ना होना निर्भर करता है हर एक परंपरा और हर एक घटना पर। जैसे 1964 में नंदा राजजात चौसिंग्या खाड़ू के जन्म ना लेने की वजह से कैंसिल हो गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ और क्या महत्व है चौसिंग्या खाड़ू का नंदा राजजात में, इसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। खैर, अब वापस आते हैं रूपकुंड और इसके सिकुड़ने की कहानी पर। हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरी ये झील पहले लगभग 2 एकड़ में फैली और लगभग 9 फीट तक गहरी थी। लेकिन मौसम की मार यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सिकुड़ रही है। पहले यहाँ बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी होती थी, लेकिन अब बरसात ज़्यादा होने लगी है, जिसकी वजह से इसके आसपास के ग्लेशियरों से ढीला मलबा यानी मोरेन इस झील में बहकर आता है, जिससे रूपकुंड झील धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इससे ये न सिर्फ चौड़ाई से बल्कि गहराई से भी सिकुड़ती जा रही है। दरअसल जब पिछले साल 21 अगस्त से 17 सितंबर के बीच चमोली में नंदा देवी लोकजात यात्रा में शामिल श्रद्धालु रूपकुंड पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रूपकुंड झील सिकुड़ रही है।
अक्सर बर्फ से घिरी ये झील मलबे और पत्थरों से ढकी हुई थी। इन तस्वीरों में आपको फर्क साफ पता चल जाएगा। इससे ये पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज का असर हिमालय में कितना गहरा पड़ रहा है। जहां इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सितंबर के महीने में बर्फ का नामो निशान नहीं है, यहाँ के लोगों ने पाया कि इस झील के चारों ओर का क्षेत्र भूस्खलन से आए मलबे और गाद से भर गया है, जिससे झील का सतही क्षेत्र घट गया है, यानी झील सिकुड़ रही है। चमोली जिले के बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे झील के लगातार घटते आकार को लेकर चिंता जता रहे हैं। उन्होंने इंडियन मास्टरमाइंड से कहा, रूपकुंड झील हर साल चौड़ाई और गहराई में लगभग 0.1% से 0.5% तक सिकुड़ रही है। ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है जो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। दुबे कहते हैं कि ये सब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, जो इस इलाके के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है, जिसका असर अब उत्तराखंड के मानव बस्तियों और खेतों में भी दिखने लगा है। क्लाइमेट चेंज पे भविष्य में खतरे को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरा उत्तराखंड को है। फ्यूचर रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में देवभूमि को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में तापमान वैश्विक औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इस बदलते तापमान का असर हमें दिख भी रहा है। मार्च 2025 में चमोली में आए एवलांच के लिए भी इसी बदलते मौसम को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स इसके लिए बारिश और बर्फबारी के पैटर्न में आ रहे बदलाव को जिम्मेदार बताते हैं। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी साल जनवरी फरवरी में विंटर लगभग सूखा रहा। आमतौर पर उत्तराखंड में जनवरी से फरवरी के बीच 75.7 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल ये सिर्फ 6.9 मिलीमीटर हुई। 27 फरवरी को जब बारिश शुरू हुई तो महज 24 घंटे के भीतर यहाँ 37 मिलीमीटर बारिश हो गई थी, जो कि नॉर्मल के मुकाबले 1339% ज़्यादा थी। और ये बारिश 28 फरवरी को भी जारी रही, यानी कि जितनी बारिश पूरे विंटर सीजन में होनी थी उतनी महज 2 दिन में हो गई। बारिश के इस बदलते पैटर्न का असर बर्फबारी पर भी पड़ रहा है और इससे जो बर्फबारी दिसंबर से जनवरी में हुआ करती थी वो शिफ्ट होकर फरवरी और मार्च में हो रही है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फरवरी और मार्च में होने वाली ये बर्फबारी जैसे ही होती है वैसे ही पिघलने भी लग जाती है। इससे पिघलते ग्लेशियर के ऊपर बर्फ की जो परत चढ़नी थी वो नहीं चढ़ पाती। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लेशियर लगातार पिघलते जाएंगे और ये दिख भी रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 1977 से 2010 के बीच टोटल ग्लेशियर एरिया 24% तक घट चुका है। अनुमान है कि 2100 तक हिमालय ग्लेशियरों का वॉल्यूम 80% तक कम हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो एवलांच का खतरा बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स आशंका जताते हैं कि मार्च 2025 में जो एवलांच चमोली में आया था और जिसने 5 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी, उसकी वजह भी कहीं ना कहीं मौसम का ये बदला पैटर्न था। खुद सरकारी रिपोर्ट उत्तराखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी इस बात की पुष्टि करती है। गर्म होती पृथ्वी की वजह से हिमालयी क्षेत्र में स्नोफॉल और रेनफॉल के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। पहाड़ लगातार गर्म होते जा रहे हैं। असेसमेंट बताता है कि 1969 से 2009 के बीच एनुअल टेम्परेचर 0.84 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है और दिसंबर से फरवरी में ये बदलाव सबसे ज़्यादा है। अनुमान है कि 2011 से 2040 के बीच एनुअल टेम्परेचर 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। 2014 से 2070 तक ये 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड और 2041 से 2098 के बीच ये 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच सकता है। पैटर्न बदल रहा है तो इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है? तो जवाब है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जिसका असर दिखना भी शुरू हो गया है और इसकी सबसे पहली शिकार बनी है उत्तराखंड की कृषि। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से यहाँ की पारंपरिक खेती को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। 2023 में 94 दिन ऐसे थे जब मौसम सामान्य से काफ़ी ज़्यादा था। इसे एक्सट्रीम वेदर डेज भी कहते हैं। इसकी वजह से उत्तराखंड के 44,882 हेक्टेयर कृषि जमीन को नुकसान पहुंचा। बढ़ते तापमान की वजह से पिछले दशक में उत्तराखंड की कुल कृषि योग्य जमीन 27% घटी है, वहीं कुल उपज में 15.2% की कटौती हुई है। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर अनाजों पर पड़ा है। एक तरफ हिमालय क्लाइमेट चेंज की आग से जूझ रहा है तो वहीं इंसानों ने इस आग में घी डालने का काम किया है। फ्रंटियर्स की ये रिसर्च पेपर देखिए, ये बताता है कि हिमालयी क्षेत्र इंसानी दखल की वजह से बहुत जल्दी असर झेलता है,
क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम काफ़ी नाजुक है और ज़मीन भी लगातार ढलती रहती है। और हिमालयी इलाकों में किस तरह हम इंसान घुसपैठ कर रहे हैं, ये तो यहाँ आती आपदाओं से हमें पता ही चल रहा है, जहाँ हर आपदा के पीछे का निष्कर्ष ये निकलता है कि पूरा गांव या क्षेत्र गलत तरीके या गलत जगह पर बसा हुआ था। फिर चाहे वो जोशीमठ हो या धराली, रूपकुंड के सिकुड़ने या खत्म होने के पीछे जितना क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है, उतना ही हम और आप भी। रूपकुंड ट्रैक उत्तराखंड के फेमस ट्रैक्स में से एक है, जहां जाने के लिए पर्यटकों की होड़ लगी रहती है। यहां ट्रैकिंग और कैंपिंग की वजह से इस क्षेत्र में कचरे की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से 2018 में हाईकोर्ट ने यहां कैंपिंग करने पर बैन लगा दिया था। दूसरी ओर हिमालय में होता अंधाधुंध विकास भी कहीं न कहीं अपना योगदान रूपकुंड और इस जैसे कई झीलों के खत्म होने का कारण बन रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उत्तराखंड हिमालय में भूस्खलन और बाढ़ों की संख्या में हुई बढ़ोतरी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो है बेतहाशा अंधाधुंध विकास। जहां एक लेन की ही सड़क संभव है, वहां पर 4 लेन की सड़क बनाई जा रही है। पेड़ों का अंधाधुंध कटान किया जा रहा है और इससे हम भूस्खलन जैसी स्थितियों को न्योता तो दे ही रहे हैं, साथ ही हिमालय का तापमान बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में ओवर टूरिज्म भी खतरनाक साबित हो रहा है। हिमालयन रिसर्चर डॉक्टर विपिन कुमार बताते हैं कि गंगोत्री और मलारी जो कभी ग्लेशियर से अटे रहते थे, ये टूरिज्म से प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों में ग्लेशियर में कमी के लिए यहाँ पर हो रहे रोड कंस्ट्रक्शन को ठहराया जा रहा है, क्योंकि इस रोड कंस्ट्रक्शन से कार्बन एमिशन बढ़ता है और जो इस हिमालयी क्षेत्र का तापमान बढ़ाने का काम करता है। इंसान की सैकड़ों एक्टिविटीज में से ये कुछ गतिविधियां हैं जो तापमान बढ़ाने का काम कर रही है और नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो उत्तराखंड में रहकर इस देवभूमि को बंजर और वीरान होने से बचा रहे हैं। एसी वाले कमरों में बैठकर हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को स्कूल प्रोजेक्ट मानकर नकार देना आसान है, लेकिन उत्तराखंड समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? कैसे हम अपने इस हिमालय को बचा सकते हैं? उत्तराखंड के हिमालय को बचाने के लिए जरूरी है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन रखा जाए। जंगलों को विकास की होड़ में अंधाधुंध भेंट ना चढ़ाया जाए और बड़े बड़े बांध या ऐसी परियोजनाएं जो पहाड़ों को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें सीमित किया जाए। पर्यटन भी जिम्मेदारी से होना चाहिए। इको टूरिज्म, कचरा कम करना और संवेदनशील इलाकों में सख्त नियम लागू करना जरूरी है। पानी बचाने के लिए पुराने स्रोतों को फिर से जिंदा करना, ग्लेशियरों पर नजर रखना और आधुनिक खेती को अपनाना भी जरूरी है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए पहले से चेतावनी देने वाले सिस्टम इंस्टॉल किए जाने चाहिए। जो क्षेत्र या गाँव संवेदनशील इलाकों में बने हुए हैं, उन्हें नई जगह विस्थापित किया जाए और सबसे जरूरी है कि स्थानीय लोगों को शिक्षित किया जाए कि हमें क्यों अपने हिमालय को बचाने की जरूरत है। आज रूपकुंड सिकुड़ रहा है, कल पूरा हिमालय सिकुड़ जाएगा।